नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एकलव्य आईएएस एकेडमी में। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा उन सभी अभ्यर्थियों को जिन्होंने पीसीएस प्री 2024 क्वालिफाई किया है और उनकी मुख्य परीक्षा नवंबर में संभावित है। नवंबर मिड में, शायद 18 के आसपास। उस परीक्षा से संबंधित हमारे संस्थान ने एक नया इनिशिएटिव लिया है, टेस्ट सीरीज कंडक्ट करने का। ये टेस्ट सीरीज हम बस दशहरे के बाद 14 तारीख या 15 तारीख से स्टार्ट करेंगे। उसके बारे में मैं कुछ दो चार बातें आपसे करना चाहता हूँ, ठीक है। तो पीसीएस मेंस परीक्षा 2024 में होने वाली है नवंबर में। उसके लिए हमारी जो टेस्ट सीरीज है उसकी क्या बेसिक रणनीति रहेगी उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। सबसे पहले तो हम 8 पेपर आपके जो हैं उनको एक्सपर्ट्स के द्वारा, या प्रोफेसर्स हैं, सीनियर प्रोफेसर्स हैं या रिटायर्ड प्रोफेसर्स हैं या पीसीएस में जो पैनल में रह चुके हैं उनके द्वारा हम फ्रेम करवाएंगे, ठीक है। वो फ्रेम करेंगे पेपर को, 8 पेपरों को, और उन्हीं पेपरों को जो आप लिखेंगे, बिल्कुल एक परीक्षा का माहौल हम आपको देंगे। हॉल में बिठा के वही 3 घंटा आपको सुबह बैठना पड़ेगा, 10 से 11, 12 से 1, फिर शाम को फिर 3 घंटा और। टाइम थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन वैसा ही जैसा आपका पीसीएस मेंस में होता है, सुबह एक पेपर होता है, शाम को एक पेपर होता है और 4 दिन में ख़त्म होता है, उसी माहौल में। तो जो पेपर हमारे एक्सपर्ट तैयार करेंगे उस पेपरों को उन्हीं के द्वारा हम इवैल्यूएट करेंगे, इवैल्यूएट करवाएंगे, और इवैल्यूएशन करने के बाद आपकी जो परफॉर्मेंस है, आपकी जो अच्छाइयाँ हैं, क्वालिटीज़ हैं, या आपने जो इम्प्रूवमेंट के फील्ड हैं, सेक्टर्स हैं, उनके बारे में भी वो आपको गाइड और काउंसिल करेंगे। 1-to-1 भी करेंगे और एज ए ग्रुप भी आपको काउंसिल किया जाएगा। आपके आंसर शीट्स आपको डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी और उसके बाद आप अपने डाउट्स 1-to-1 भी पूछ सकते हैं और एज ए ग्रुप इन ए क्लास भी आप एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। तो ये हमारी थोड़ी सी रणनीति है कि हम एक्सपर्ट से पेपर बनवाएंगे, उन्हीं एक्सपर्ट से इवैल्यूएट करवाएंगे। जैसे सोशियोलॉजी के एक्सपर्ट है तो वो सोशियोलॉजी, ऐसे के हैं, पॉलिटिकल साइंस के हैं, हिस्ट्री के हैं, ज्योग्राफी के हैं, जो भी हैं, एथिक्स के हैं, तो वो सारे पेपर वही एक्सपर्ट्स सेट भी करेंगे और इवैल्यूएट भी करेंगे। और पैटर्न लगभग एग्जैक्ट, लगभग पूरा वही पैटर्न रहेगा जो पीसीएस मेंस में आता है उत्तराखंड के, ठीक है। तो हम 4 टेस्ट सीरीज कंडक्ट करने की मंशा रखते हैं कि 14 या 15 अक्टूबर से हम 4 टेस्ट सीरीज करवाएं, और बिल्कुल जैसे पीसीएस मुख्य परीक्षा हॉल में बैठ के आप परीक्षा देते हैं, ठीक वैसा ही वातावरण, वैसा ही एनवायरनमेंट हम आपको दें। जैसे मैंने जस्ट बताया कि 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम आपका पेपर होगा, और 4 दिन में 8 पेपर हम फिनिश करवा देंगे। उसके बाद हम 1 हफ्ते का या 5 दिन का गैप देंगे ताकि इवैल्यूएशन हो जाए, और अगले 2-3 दिन में आपको बता दिया जाएगा आपका क्या फीडबैक है, क्या आपकी परफॉर्मेंस है गाइड एक्सपर्ट्स के द्वारा, और उसके बाद एक नई टेस्ट सीरीज फिर से स्टार्ट की जाएगी, ठीक है। तो इसमें वही 8 पेपर आपके होंगे और 4 दिनों में ही वो कंडक्ट करवा देंगे, लगातार 4 दिन, जैसे हमारे पीसीएस में होता है। इसमें कोई गैप आपको हम नहीं देंगे। हमारा मेन मकसद ये है कि आपको एग्जैक्टली वो ही माहौल देना जैसा माहौल आपको पीसीएस एग्जामिनेशन के हॉल में मिलता है। वैसे इन्विजिलेटर होगा, सेम टाइमिंग होगी, उसी हिसाब से आपको अपने आंसर्स लिखने होंगे, ठीक है। तो 15 अक्टूबर से हम ये स्टार्ट कर रहे हैं 2024 से। जितने जल्दी हो सके आप कॉल कीजिए संस्थान में और अपने को एनरोल कीजिए और अपने को इवैल्यूएट करवाइए कि आप किस लेवल पे हैं, किस स्तर पे हैं, आपको क्या इम्प्रूवमेंट करनी है, आपके कौन से अच्छे
क्षेत्र हैं जिनमें आप अच्छा कर सकते हैं, अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मान लीजिए कोई ऐसे बहुत अच्छा लिखता है, एथिक्स में कोई अच्छा है, कोई कोई सोशल इश्यूज में बहुत अच्छा है, और हो सकता है कोई हिस्ट्री वाले हिस्से में कमज़ोर हो, तो उस हिसाब से हम आपको गाइड करेंगे। तो बहुत जल्दी कीजिए, और क्योंकि हम लिमिटेड सीट ही इसमें अवेलेबल आपको करवा पाएंगे। ठीक है, तो 15 अक्टूबर से ये स्टार्ट होगा। कुछ प्रश्न जो पिछले उत्तराखंड बोर्ड, सॉरी बोर्ड कह रहा हूँ, उत्तराखंड पीसीएस में पूछे गए थे, उनको मैं आपको बताना चाहूँगा। तो सबसे पहला तो जो चीज़ है वो आपको ध्यान रखना है कि उत्तराखंड पीसीएस में 4 तरह के प्रश्न आते हैं। सबसे पहले तो 20 मार्क का क्वेश्चन आता है, सॉरी 20 मार्क का, आई एम सॉरी 20 वर्ड्स में आपको आंसर लिखना पड़ता है। दूसरा जो है आपको 50 वर्ड्स में लिखना पड़ता है, और तीसरा 125 वर्ड्स में लिखना पड़ता है, और चौथा जो है आपको 250 वर्ड्स में आपको लिखना पड़ता है। तो ये 4 कैटेगरी हैं। 20 वर्ड में आपको आंसर देना है, 50 में आपको आंसर देना है, और 125 में, और 250 में। तो ये 4 कैटेगरी के प्रश्न पूछे जाते हैं उत्तराखंड पीसीएस मेंस एग्जाम में। तो इसमें से 2 मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हमें हमारी अप्रोच होनी चाहिए, किसी भी प्रश्न को कम से कम शब्दों में एक्सप्रेस कैसे किया जाए। ठीक है, जैसे कि ये प्रश्न था हमारा, नेहरू का पंचशील। नेहरू का पंचशील क्या है? तो इसके 2 तरीके हो सकते हैं आपके लिए। एक आपका सिंपल आप लिख दीजिए कि नेहरू द्वारा प्रस्तुत पंचशील या शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के 5 सिद्धांत थे या हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं आप क्लियरली उसको 1 बाय 1 करके लिख दीजिए कि एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिए सम्मान, गैर आक्रामकता, नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स, इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। तो ये 5 जो नेहरू ने 1954 में दिए थे, ये हमें इस तरह के से भी हम सिंपली लिख सकते हैं, जो अभी तक हम स्कूलों में भी लिखते आ रहे हैं। लेकिन इसका एक तरीका और है, वो है एक फ्लो चार्ट बनाकर आप लिख सकते हैं, जो कि एग्जामिनर को थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे, उसे लगे कि आपने थोड़ा सा क्रिएटिविटी दिखाने की कोशिश की है अपने आंसर में। जैसे आप एक घेरे में लिख दें नेहरू का पंचशील 1954, और 5 लाइनें बना के राउंड या स्क्वायर में कौन कौन से सिद्धांत हैं वो आप क्लियरली लिख सकते हैं। तो एक तरीका आजकल बहुत ज़्यादा सिविल सर्विस एस्पिरेंट यूज़ कर रहे हैं कि फ्लो चार्ट की मदद से अपने आंसर्स को बना रहे हैं, जो एक तो अट्रैक्टिव भी लगते हैं, और दूसरा जो एग्जामिनर हैं उनको चेक करने में भी आसानी होती है। तो एक इस तरह से भी आप अपने प्रश्नों को बना सकते हैं, और इस तरह भी हम आपको बताएंगे भी कि कैसे 250 शब्दों वाले प्रश्न और 125 शब्दों वाले प्रश्नों के उत्तर आप इस फ्लो चार्ट के माध्यम से कैसे दे सकते हैं। तो ये तौर तरीके भी हम आपको बताएंगे ड्यूरिंग काउंसलिंग एंड गाइडेंस। ठीक है, ये जो प्रश्न मैंने बताया पंचशील का, ये 50 वर्ड्स का था, 50 वर्ड्स का था। ठीक है, तो लगभग 50 वर्ड्स इसमें आसानी से आ रहे हैं। अगर इसको भी आप काउंट करें तो 50 वर्ड्स तो इसमें आराम से आ रहे हैं। ठीक है, 50 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, एक आध ज़्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, 50 से एक आध कम भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, 70-80 तक नहीं जाने चाहिए। ठीक है, दूसरा एक प्रश्न था आया था हमारे उत्तराखंड पीसीएस में कि नोटा क्या है। ठीक है, तो 20 वर्ड्स में पूछा था, तो इसमें आप सिंपल लिख सकते हैं कि नोटा नन ऑफ द अबव है, जो 2013 में लागू हुआ था। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप 2013 लिख देंगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपको पता है कि ये लागू कब हुआ है। तो नोटा का मतलब है नन ऑफ द अबव, बताने की जरूरत नहीं कि नोटा मीन्स नन ऑफ द अबव। तो 10 वर्ड्स तो आपको यहीं पे खत्म हो गए। तो नोटा ब्रैकेट में नन ऑफ द अबव 2013 अलाउज वोटर टू रिजेक्ट ऑल कैंडिडेट सिग्नलिंग डिससैटिस्फैक्शन विद अवेलेबल ऑप्शंस इन इलेक्शंस। खत्म। क्या कह रहा है नोटा 2013? मतदाताओं को सभी उम्मीदवारों को अस्वीकार करने की अनुमति देता है जो चुनाव में उपलब्ध विकल्पों से असंतोष का संकेत देते हैं। यानी जो भी कैंडिडेट हैं उनसे हमारे
जो वोटर हैं वो सेटिस्फाई नहीं है, वो पसंद नहीं करते उनको। तो ये 2013 में हमको दिया गया था अधिकार। होता है, आपने कई लोगों ने वोट दिया होगा तो लास्ट में लिखा रहता है नोटा नन ऑफ द अबव, जो 2013 में लागू हुआ था। तो यहाँ पे नोटा की जगह आपका ये सेम चीज आप यहाँ पे भी लिख सकते। इसका एक और आंसर हो सकता है क्या, नोटा 2013 नन ऑफ द अबव अलाउज वोटर टू रिजेक्ट, रिजेक्ट एक तो डिससेटिस्फेक्शन कह दिया आपने, दूसरा रिजेक्ट ऑल कैंडिडेट्स एक्सप्रेसिंग डिसअप्रूवल विदाउट सेलेक्टिंग एनी अल्टरनेटिव इन इलेक्शन। कोई अल्टरनेटिव हमने चुना ही नहीं, हमने किसी को चुना ही नहीं, सबको डिसअप्रूव कर दिया कि हमें कोई पसंद ही नहीं। ठीक है, आपने यहाँ पे क्लियरली नोटा का मतलब क्या होता है, कब लागू होता है और उसका मतलब क्या है वो क्लियरली यहाँ पे आपने बता दिया। ठीक है, केवल लगभग 20 वर्ड्स, अगर आप काउंट करें तो मोटे तौर पे ये 20 वर्ड्स ही होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 के आसपास, हाँ चलेगा। तो 20 से ज़्यादा नहीं है उससे, बल्कि थोड़े कम ही हिंदी में है। आप इसको देख सकते हैं हिंदी में ये किस तरह दिया गया कि नोटा 2013 इनमें से कोई नहीं या नन ऑफ द अबव मतदाताओं को चुनाव में कोई विकल्प चुने बिना सभी उम्मीदवारों को अस्वीकार करने की अनुमति देता है। ये भी एक सिंपल तरीका है कि एक बड़े कॉन्सेप्ट को आप छोटे शब्दों में यानी कम शब्दों में 20 शब्दों में आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। मधेशी, एक क्वेश्चन ये भी आया था कि मधेशी कौन है, कौन है मधेशी। तो मधेशी कौन है, सबसे पहले कि मधेशी refers to the ethnic groups primarily residing in नेपाल्स तराई रीजन। तो मधेशी कौन है, ये एक ऐसा एथनिक ग्रुप है जो नेपाल के तराई रीजन में रहता है। और ये क्यों चर्चा में अधिकतर रहते हैं, क्योंकि ये अपने लिए पॉलिटिकल राइट्स और रिप्रेजेंटेशन की लगातार मांग कर रहे हैं। नेपाल में रहते हुए, नेपाल के तराई वाले इलाके में रहते हुए ये अपने लिए क्या डिमांड कर रहे हैं कि हमें अधिक पॉलिटिकल राइट्स दिए जाएं, हमें पार्लियामेंट में और अधिक रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, इसकी ये डिमांड कर रहे हैं। हिंदी में देख लें कि मधेशी मुख्य रूप से नेपाल के तराई क्षेत्र में रहने वाले जातीय समूहों को संदर्भित करता है जो राजनीतिक अधिकारों और प्रतिनिधित्व की वकालत कर रहा है, जो अपने लिए राजनीतिक अधिकारों और प्रतिनिधित्व की वकालत करता है। ठीक है, इसी का एक दूसरा आंसर कैसा फ्रेम हो सकता है, ये कि मधेशी रिफर्स टू एन एथनिक ग्रुप इन नेपाल्स तराई रीजन एडवोकेटिंग फॉर ग्रेटर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन एंड राइट्स। लगभग वही है, लेकिन वर्ड्स की सीमा को हमने कहीं ना कहीं सम्मान इसमें किया है, उसको आगे उससे उस बेंचमार्क को 20 वर्ड के बेंचमार्क को हमने सम्मान दिया एक तरह से, मतलब उतने में ही हमने इस आंसर को समेटा है। तो मधेसी नेपाल के तराई क्षेत्र का एक जातीय समूह है जो अधिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व और अधिकारों की वकालत करता है। तो नेपाल के तराई क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, एक जाति है, एक एथनिक ग्रुप है जो चर्चा में इसलिए रहता है क्योंकि ये समय समय पर आंदोलित होते हैं अपने राजनीतिक और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन या अपने अधिकारों की वकालत के लिए। ठीक है, तो आई होप कि छोटा सा डिमॉन्स्ट्रेशन आपको समझ आया होगा और आप लोग जल्दी ही एनरोल करेंगे ताकि जल्दी से जल्दी आप अपना इवैल्यूएशन कर पाएँ, अपना स्तर देख पाएँ, आपकी तैयारी का क्या लेवल है, क्योंकि समय कम है। इस कम समय में अगर आप घर पर पढ़ रहे हैं, किसी कोचिंग में भी पढ़ रहे हैं, कहीं और से पढ़ रहे हैं, तो आप अपने को इवैल्यूएट कर सकते हैं। परीक्षा से पहले 3-4 परीक्षाएं आप दे दें तो आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में आ सकते हैं कि कैसे मुझे इफेक्टिवली आंसर एग्जामिनेशन हॉल में देना है और समय प्रबंधन कैसे करना है। तो अभी इतना ही, मैं फिर दोबारा आपके पास आऊँगा एक और नए वीडियो को लेके। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।